हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया के यूनिट 16 और 17 की स्टडी करेंगे। तो ये दोनों यूनिट्स मराठा स्टेट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह के बारे में है। तो इसमें हम मराठास के बारे में सब कुछ जान लेंगे और ये वीडियो बहुत ही डेंस होने वाली है। तो मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और कॉपी पेन मतलब पेन के साथ बैठे, ताकि आप अपनी जो बुक है उसमें से चीज़ों को मार्क करके या हाईलाइट करके को रिलेट कर सके वीडियो के साथ और अपनी लैंग्वेज में नोट्स ले सके वीडियो देखते देखते। इस तरह से ये जो चैप्टर है दोनों, ये आपके माइंड में बस जाएंगे और इसमें से आने वाले क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और ये दोनों यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द मराठा स्टेट सिस्टम, द राइज ऑफ मराठास। इसमें 17वीं सेंचुरी में मराठा स्टेट एक छोटी सी किंगडम के तौर पे शुरू हुई, लेकिन मुगल एम्पायर के कमज़ोर पड़ने के बाद ये एक बड़ी कॉन्फेडरेसी यानी कि फेडरेशन में तब्दील हो गई। यहाँ पे अलग अलग लीडर्स या सरदार जो है अपने अपने एरिया को कंट्रोल करते थे, लेकिन ओवरऑल एक सेंट्रल कंट्रोल का भी आइडिया था वहाँ पे। इन सरदार को जागीरदार या सरंजाम बोलते थे। इनको बेसिकली जागीर मिली हुई थी या सरंजाम जिसको बोलते हैं वो मिला हुआ था, और ये लैंड असाइनमेंट या लैंड जो ग्रांट होती थी इसको ही बोला जाता था। तो ये मिलिट्री सर्विस के बदले में इनको दिया जाता था और ये टाइम के साथ जो है जागीर्स हेरिडिटरी हो गए थे। और मराठा पावर ने पूरे रीजन की सोसाइटी, इकोनॉमी को जो है कंट्रोल में ले लिया, चेंज करके रख दिया और आखिर में मुगल एम्पायर को भी इन्होंने बहुत चैलेंज किया। आखिर तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज साबित हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन लगा दी है। इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो बेसिकली शिवाजी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, राइट। लेकिन उसकी नींव कहाँ से पड़ी? तो शिवाजी के जो दादाजी और पिताजी थे वो पहले तो एज मिलिट्री जनरल सर्व कर रहे थे वेस्टर्न डेक्कन रीजन के सल्तनत्स के अंडर में। उनके दादाजी मालोजी जो थे उनको राजा का उपाधि मिला हुआ था, उनको जागीर मिली हुई थी और वो एक जनरल थे अहमदनगर सल्तनत के अंडर में। फिर उनके पिताजी जो थे शाहजी, वो अहमदनगर और बीजापुर में एक बहुत ही खूंखार मिलिट्री जनरल थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उनके पास भी जागीर्स थी। तो ये सभी जो जागीर्स थी, लॉयल सोल्जर्स थे, मिलिट्री एक्सपर्टीज़, सारी इंटरनल नॉलेज, ये जो सब चीज़ें थी ये शिवाजी ने इनहेरिट की थी अपने पिता और दादा से। तो इन सभी के रिसोर्सेज के कम्बिनेशन, एक तरह से इन रिसोर्सेज को कंबाइन करके शिवाजी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की और डिप्लोमेसी का यूज़ करके जो है मराठा मराठा एम्पायर को खड़ा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो टाइमलाइन दी हुई है, 1659 में शिवाजी ने अफजल खान को प्रतापगढ़ में मार दिया, जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था शिवाजी को डिफीट करने के लिए। 1674 में शिवाजी जो है छत्रपति की उपाधि ले लेते हैं, उनको जो है कॉरोनेट कर दिया जाता है। और 1665 में जय सिंह ने उनको पकड़ भी लिया था और बेसिकली उनको बंदी बना लिया था। उनको जो है औरंगजेब के साथ समझौता करना पड़ा था और अपने बहुत सारे किले सौंपने, उनको सरेंडर करने पड़े थे। बट इन द ईयर 1666 द लेजेंडरी छत्रपति शिवाजी एस्केप्ड हिज कैप्टिविटी और उसके बाद 1680 तक उन्होंने अपने मराठा एम्पायर को रूल किया, बहुत सारे रेड्स किए मुगल्स के अगेंस्ट, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे 1689 में संभाजी 1689 तक रूल करते हैं और संभाजी के बाद राजा राम जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने सन 1700 तक रूल किया और 1700 के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनकी विडो जो थी ताराबाई, उन्होंने 1700 से लेकर 1707 तक रूल किया, मराठा एम्पायर को लीड किया। और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, जिससे क्या हुआ कि मुगल्स डिक्लाइन करने लग गए और मराठास जो है और ज़्यादा ग्रो करने लग गए, उनकी पावर और स्ट्रांग होती गई। ठीक है, तो 1713 में जो है नए पेशवा विश्वनाथ अपॉइंट हुए और 1720 तक जो है उन्होंने का अपने पावर में ले लिया, अपने हाथ में ज़्यादा तक पावर जो है ले ली थी। और इसके बाद उन्होंने उनके बाद जो है पेशवा बाजीराव अपॉइंट हुए और उन्होंने जो पेशवा का पदवी था उसको हेरिडिटरी बना दिया और बेसिकली जो छत्रपति का या किंग का रोल था उसको उन्होंने यूजलेस बना दिया। उसके बाद छत्रपति के हाथ में कोई पावर नहीं रह गई और सारी पावर पेशवा के हाथ में रहने लग गई। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव द फर्स्ट, इनके टाइम में ही ऐसा हुआ कि मराठा एम्पायर अपने पीक पर पहुंच पाया। ओके, और बैटल ऑफ पानीपत हुई
अहमद शाह अब्दाली के साथ फिर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुए, जिसमें पहले वॉर में मराठास जीत गए, दूसरे वॉर में मराठास को ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी करनी पड़ी और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। ओके, तो ये मैंने टाइमलाइन लगा दी थी और मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है बैकग्राउंड क्या था मराठा एम्पायर का, कैसे कैसे उसमें जो है किस सीक्वेंस में किस रूलर ने किस टाइम पे रूल किया, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, या फिर रिवाइंड करके वीडियो को आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ऑल्दो ये बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव डिसाइड कि आगे की वीडियोस में इस तरह से एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको सिनेरियो सारा क्रोनोलॉजी समझा दूंगी, ताकि वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको इजीली समझ में आए जब थियोरेटिकल पार्ट पे जो है हम डिस्कशन कर रहे हों। ओके, सो लेट्स वॉर्स ऑफ द मराठास, ये मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में एक चार्ट बना दिया है, टेबल बना दिया है बेसिकली। यहाँ पे कौन सी वॉर हुई, किस ईयर में हुई, इसमें क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कि अफजल खान को जब शिवाजी ने हराया तब मराठा विक्ट्री हुई, और जब जय सिंह ने जो है शिवाजी को बंदी बनाया तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जिसमें शिवाजी को कई सारे फोर्ट्स अपने सरेंडर करने पड़े। फिर अहमद शाह अब्दाली में जो है मराठास को कैसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अहमद अब्दाली जो है सिराजुद्दौला और रोहिला सबके साथ जो है अलायंस करके लड़ रहा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्टोरियंस और नेचर ऑफ द मराठा पॉलिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग हिस्टोरियंस मराठा स्टेट को कैसे देखते थे। इरफान हबीब का कहना है कि ये एक जमींदार अपराइजिंग था। मुगल लोकल लैंड ऑनर्स ने मुगल एम्पायर के खिलाफ जो है रेबेल किया और इससे जो है बेसिकली मराठा एम्पायर को जन्म मिला। सतीश चंद्रा का कहना है कि मुगल जमींदारी क्राइसिस की वजह से ये हो पाया। उनका कहना है कि बेसिकली जागीरदारी जो थी, जागीर सिस्टम, उसमें मिलिट्री जनरल्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जो एम्पायर के सर्वेंट्स होते थे उनको जो है जागीर देनी पड़ती थी सुल्तान्स को। तो वो लोगों के पास ज़मीन की भी कमी होने लगी, जो कि फर्टाइल था, क्लोज टू सेंटर था, इस तरह से। तो एक तरह से डिमांड बहुत बढ़ गई, जो है कंपटीशन बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, और इस जागीरदारी क्राइसिस में जागीर्स ने और जमींदार्स ने जो है पीजेंट से हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स वसूलना चालू कर दिया, जिसमें पीजेंट्स के अंदर भी जो है काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन था। और ये जो है सब चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स लेड टू जमींदारी क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुगल सिस्टम अंदर से वीक हो गया, जिसका फायदा मराठास ने उठाया। ओके, सी ए बेली पीजेंट पैस्टोरलिस्ट इंसर्जेंसी पे फोकस करते हैं। उनका कहना है कि कॉमन किसान और गोपाल लोग, मतलब जो गोपाल माने कि पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी ना, वो इसमें इन्वॉल्व थी। और बेसिकली ये लोग जो है जो मराठा लीडर्स होते थे उनके लिए स्टैंडिंग आर्मी का काम कर सकती थी किसी भी मोमेंट पे। अपना खेती बाड़ी भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, और बिकॉज दे हैड एनिमल्स, दे हैड देयर टूल्स, दे कुड क्विकली मोबिलाइज इनटू क्विक कैवलरी और क्विक स्टैंडिंग आर्मी। तो इसकी वजह से मराठास के पास काफ़ी मैन पावर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, और इस तरह से मराठास के पास जो है मर्द लाइक मैन पावर की जो है सप्लाई भरपूर थी, और उन्होंने उस चीज़ का यूज़ इंडो मुस्लिम एलिट्स के अगेंस्ट अपना मूवमेंट, अपना रिबेलियन और रेजिस्टेंस चलाने में लगाया। एंड्रे विंक ने फितना का कॉन्सेप्ट जो होता है उस पर जोर दिया है। फितना का मतलब होता है कि एक पर्शियन लाइक आइडियोलॉजी है, जिसमें किसी भी जगह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरीज और वीकनेसेस को जो है आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लॉइट किया मराठास ने, और बेसिकली एक जो सल्तनत थी उसको दूसरे सल्तनत से लड़ाया, जब वॉर्स करवाए और अपनी अपनी आर्मी को भी सप्लाई के लिए प्रोवाइड किया इन सल्तनत्स को। तो इस तरह से फितना का कॉन्सेप्ट यूज करके मराठास कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन सल्तनत्स। ओके, फ्रैंक पर्लिन, उन्होंने लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन पर जोर दिया है। उनका कहना है कि मराठा सिस्टम एकदम नया नहीं था, बल्कि पहले जो सिस्टम था उसके ऊपर बेस्ड था। उसमें मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशंस करके जो है मराठा सिस्टम ग्रो कर पाया। और बेसिकली मुगल के डिक्लाइन के साथ मराठा एक न्यू पावर थी और उसको ग्रो तो करना ही था। तो लाइक इट वाज ऑल अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जहाँ पे
मराठास पावर में आते हैं और मुगल्स का डिक्लाइन होता है, जिसमें पावर स्ट्रगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी का जो है रोल, उसके अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, जिसपे किसी एक प्लेयर या किसी एक इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एरिया में इवोल्यूशन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, और बेसिकली आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हो रहा था। लोगों के अंदर रिजेंटमेंट जो भी थी, वो सभी एक तरह से फैक्टरलाइज हो रही थी और मटेरियल थी इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रैंक पर्लिन का जो व्यू है वो बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब टाइम स्पैन को देखते हैं। ओके, टू कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ अगेन, एंड ट्रेविंग का जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है जिसमें मराठा दूसरी पावर के इंटरनल दंगा फसाद या राइवलरीज जो होती हैं या कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया उन्होंने। वो डायरेक्टली अटैक करने की जगह पे कोअर्जन या नेगोशिएशंस के यूज़ करके उन्होंने कभी मुगल्स के खिलाफ डेक्कन के सल्तनत को भड़काया, तो कभी जो है उन लोगों को डेक्कन की सल्तनत को आपस में ही लड़ाया। फिर ठीक है, विंग ये भी कहते हैं कि मुगल एम्पायर के एक्सपेंड होने से एक्चुअली मराठा एम्पायर की स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि उसको और भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने का मौका मिला। दे इनिशियली दे एक्सपेंडेड साउथवर्ड। हाँ, और इंटरेस्टिंगली जो है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो गए, प्रैक्टिकली वो अपना ज़मींदार का स्टेटस भी नहीं छोड़ते थे और वो ज़मींदार भी बने रहते थे और लोग लाइक एक तरह से वॉरलॉर्ड्स भी बने रहते थे, रेजिस्टेंस करते थे, युद्ध लड़ते थे और रेड्स वगैरह करते रहते थे। मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में देख लेते हैं। तो डुअल पावर स्ट्रक्चर जो था उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे असल में ऐसा होता है कि दो सेंटर्स क्रिएट हो गए, दो सेंटर्स ऑफ पावर। छत्रपति जो कि राजा थे, ये सतारा में रहते थे। ये सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होते थे, जैसे कि आजकल के कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होते हैं या अपने इंडिया में प्रेसिडेंट की पोजीशन हो गई। और जो पेशवा होते थे, ये पेशवा छत्रपति के प्राइम मिनिस्टर होते थे। ये पुणे में रहते थे और इनका जो है इनके हाथ में एक्चुअल पावर रहती थी। ये सरकार को कंट्रोल करते थे। असली पावर और जो मतलब रेजिस्टेंस के लिए मिलिट्री कंट्रोल, वो सभी इनके पास में था। तो यहाँ पे की इवेंट्स क्या होता है, 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल कोर्ट से ऑफिशियली जो है एक परमिशन ले ली कि चौथ और सरदेश मुखी जो है ना, उनको वसूल करने का, कलेक्ट करने का राइट मिल गया। और ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी इनके लिए। फिर बाजीराव द फर्स्ट पावर में आए, 1720 से 40 तक इन्होंने रूल किया और ये बहुत ही पावरफुल पेशवा थे। उनकी पेशवाई में जो है मराठा एम्पायर अपने पीक पे पहुंच गया और ये एक हेरिडिटरी पोस्ट इन्होंने बना दिया था इसको। यानी कि अब ये जो पोस्ट थी पेशवा की, वो बाप से बेटे को मिलने वाली थी और जो किंगशिप, जो किंग की पोजीशन थी, वो बेसिकली उतनी पावरफुल नहीं रह गई, उतनी यूज नहीं रह गई। 1749 में छत्रपति शाहू की डेथ के बाद पेशवा पूरी तरह से सुप्रीम हो गए। ठीक है, उन्होंने एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में बहुत फैलाया, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बिहार, अवध और उड़ीसा तक। हाँ, फिर गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो इनके शुरू-शुरू में ये दभादे फैमिली के लेफ्टिनेंट होते थे और गुजरात एरिया में ये लोग काम करते थे। अब ये दभादेस जो है ना, दभादेस या दभादे कम्युनिटी जो है, ये मराठा कम्युनिटी है एक, और गायकवाड्स जो थे वो इनके यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स का काम करते थे। 1727 तक साहू ने मुगल सूबेदार से गुजरात में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का हक हासिल कर लिया। बेसिकली वहाँ पे भी उनको परमिशन मिल गई। 1751 तक गायकवाड़ फैमिली ने अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दिया और बड़ौदा को अपना कैपिटल बना लिया। लेकिन टेक्निकली वो अभी भी सरंजन सरंजमदार ही थे। यानी पेशवा के लिए ये लोग असाइनमेंट होल्डर्स का काम करते थे। ओके, और आज के टाइम पे जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा है, वो अभी भी वहाँ पे एक रेजाइडिंग रॉयल फैमिली है। उनका बहुत ही बढ़िया लक्ष्मी विलास पैलेस करके एक रेजिडेंशियल पैलेस है, बहुत ही बढ़िया पैलेस है वो। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट किंगडम, होलकर ऑफ इंदौर। ये लोग मालवा एरिया में लेट 1600 से एक्टिव थे। 1716 में पहली बार इन्होंने चौथ क्लेम किया। 1738 में दरोहा सराय की विक्ट्री के बाद पेशवा का मालवा पर कंट्रोल जो है स्ट्रांग हो गया। होलकर, सिंधिया और पेशवा फैमिली को वेस्टर्न मालवा में हेरिडिटरी सरंजम्स मिल गए। 1733 में होलकर्स को इंदौर मिला, जो उन्होंने कैपिटल जिसको अपना बना लिया था। ओके, फिर होलकर फैमिली जनरली पेशवा के
प्रति लॉयल थी, लेकिन सिंधिया फैमिली से उनकी हमेशा राइवलरी चलती रहती थी। ठीक है, तो बेसिकली होलकर, अब जो ग्वालियर के सिंधिया फैमिली थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका बेस मालवा में ही था और उज्जैन इनका हेडक्वार्टर था। 1761 की पानीपत की हार के बाद महाराजी सिंधिया ने अपनी पावर को दोबारा एस्टैब्लिश कर लिया और बहुत ही स्ट्रांग कमबैक किया। उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू किया, दिल्ली और आगरा तक। वहाँ के मुगल बादशाह भी इनसे अपनी मतलब इनकी प्रोटेक्शन में रहते थे। ठीक है, तो एक तरह से सिंधिया जो थे वो हिंदुस्तान के डिफैक्टो रूलर बन गए थे, चाहे भले ही वो ऑफिशियली लाइक एक तरह से मुगल अथॉरिटी के अंदर में ऑफिशियली दिखा रहे थे, बट कंट्रोल उनका ज़्यादा था। ठीक है, भोसले ऑफ नागपुर, तो पारसो जी भोसले ने इंडिपेंडेंटली बेरार और गोंडावाना एरिया में कैंपेन करना शुरू किया। छत्रपति शाहू और पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने इनको रिकॉग्नाइज किया और 1743 में रघुजी भोसले को बिहार, उड़ीसा, बेरार और अवध के एरियाज के रेवेन्यू वसूलने का जो है राइट मिल गया था। ठीक है, लेकिन 1755 में रघु जी की डेथ के बाद पेशवा ने इस जागीर को तोड़ दिया और भोसले फैमिली की पावर को इंटेंशनली कम कर दिया ताकि वो ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए और बेसिकली उन लोगों को अंडरमाइन ना करना पड़े। ठीक है, रेगुलेशन वर्सेस नॉन रेगुलेशन एरियाज, तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, जहाँ पे वतनदार और ये सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो लोकल चीफ्स जो होते थे वो अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते थे, बेस टाइम टू टाइम अपना जो है ट्रिब्यूट देते थे और अपना ऑटोनॉमी बरकरार रखते थे मराठास के अंदर भी। रेगुलेशन एरियाज में वो एरियाज आते हैं जो मराठास के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते थे। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट खुद से किया और विलेज लेवल पे अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए। ठीक है, अब इन ऑफिशियल्स का नाम था वतनदार, मिरसदार और उपारीस। वतनदार वो लोग होते थे जो हेरिडेटरी ऑफिसर होते थे। ये ऐसे फैमिलीज थी जो जनरेशन से 10 से 200 गांव तक का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी। इनका पावर का स्ट्रक्चर जॉइंट फैमिली पर बेस्ड था, जहां रेवेन्यू राइट्स परिवार के मेंबर में रहते थे। मतलब ओके, कल्टीवेटर्स में किसान दो टाइप के आते थे। मिरासदार, इन्हें गांव की जमीन पर परमानेंट हेरिडिटरी राइट्स मिलते थे, ये स्टेबल लोग होते थे। और उपारीज जो अगेन कल्टीवेटर्स थे, ये टेम्परेरी टेनेंट्स थे जो मौसम या मौके के हिसाब से एक जगह खेती करके और फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ओके, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो तनख्वाह और कमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम कर रहा था। तो तनख्वाह ये एक स्टैंडर्ड परमानेंट रेवेन्यू रेट थी जो गांव पर लगाया जाता था। ये जो अमाउंट होता था ये फिक्स्ड होता था। कमाल सेटलमेंट 1750 से 1760 के टाइम पे हुआ। ये एक और एडवांस सिस्टम था। इसमें ज़मीन की मेजरमेंट ली जाती थी, ज़मीन की क्वालिटी चेक की जाती थी, कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी खराब, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी फर्टिलिटी है ज़मीन के अंदर। हाँ, न्यूली कल्टिवेटेड एरियाज को भी इंक्लूड किया जाता था इसमें असेसमेंट के बाद। स्टेट के हिसाब से प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट जो भी डिसाइड होता था, वो चौथा हिस्सा, चौथा नहीं छठवां हिस्सा, ये रेवेन्यू के तौर पे वसूला जाता था। ठीक है, रेवेन्यू की पेमेंट काइंड यानी कि फसल के रूप में या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि हुंडी के थ्रू होती थी, जो कि एक तरह की जो है प्रिमिटिव चेक सिस्टम होता था। हुंडी याद रखना, हुंडी मराठास के टाइम पे चलता था। ओके, ब्यूरोक्रेसी एंड सेंट्रल कंट्रोल में देख लेते हैं। सरकारी जो सिस्टम था कंट्रोल का, वो तो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले ऑफिसर्स को कामा विस्तार या नाम मामलतदार बोला जाता था। कामा विस्तार या मामलातदार। ठीक है, डेक्कन, गुजरात और सेंट्रल इंडिया जैसे एरियाज में एनुअल सेटलमेंट्स कॉमन थे। मतलब हर साल रेवेन्यू का नया कैलकुलेशन होता था। पुणे यानी कि पुणे पूरी मराठा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कैपिटल था। यहाँ से सारा काम मैनेज होता था। ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी नौकरियाँ कई हद तक ब्राह्मण्स के कंट्रोल में रहती थी, चाहे वो डेक्कन का एरिया हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सर जो जगीर एरिया हो, जगीरदारी का। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में देख लेते हैं। तो कई सारे पैटर्न्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं, जैसे कि 14 सेंचुरी से ही कई फैमिलीज अपना पावर बना रही थी लैंड, ऑफिस, सरकारी पोस्ट और ट्रेड के थ्रू।
ओके, कई सारी फैमिलीज के पास लैंड होता था, या फिर मुगल्स के या डेक्कन सल्तनत के अंदर, या फिर लोकल हिंदू डायनेस्टीज के अंदर में उनके पास पावर होती थी, या फिर उनके पास बहुत सारा ट्रेडिंग कंट्रोल रहता था। भोसले फैमिली ने नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, दफ्तर खाना उन्होंने बनाया, कैश रेवेन्यू और लैंड सर्वे, ज़मीन की नाप जोख में इन्होंने जो है काफ़ी नए जो है शुरुआत की। ठीक है, वतनदार जो होते थे, वतनदार लोकल चीफ्स को बोला जाता था। इन्होंने शुरुआत में सेंट्रल अथॉरिटी को रेजिस्ट किया, लेकिन 18 सेंचुरी तक उनकी रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ गई थी। ओके, मैग्नेट्स, अब ये बड़े साहूकार और जमींदार होते थे, ये जो है इम्पोर्टेंट लिंक होते थे रॉयल कोर्ट्स के बीच में, कॉमन किसान के बीच में, क्योंकि वो लेबर जो होते थे, मजदूरी करने वाले लोग, और पैसा, उनके पास दोनों ही रहता था, और वो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते थे। अब एग्रेरियन सोसाइटी एंड डिफरेंशिएशन, खेती बाड़ी में क्या मतलब, सोसाइटी के बारे में, वहाँ के खेती बाड़ी के एरिया में क्या था। तो मराठास पावर के हार्टलैंड में जो है, यानी कि पुणे के आसपास, जनरली ड्राई और अंडर डेवलप्ड एरिया था। इसकी वजह से मराठास को बाहर की तरफ एक्सपैंड करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। स्टेट ने खेती को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि इस्तावा, टैक्स में छूट दिया, रेमिशंस दिए उन्होंने, इनाम यानी कि लोन्स या ज़मीन गिफ्ट करना चालू किया उन्होंने, ताकि लोग जो है बांध यानी कि डैम्स, जो पानी रोकने का एरिया बनाया जाता है ना, बांध, वो बनाए, या फिर कुएं यानी कि कुआं, वेल्स, ये सभी चीजें वो बनाना चालू करे। ओके, फिर फुकुरजावा नाम के एक स्कॉलर ने स्टडी के अकॉर्डिंग 1790 से लेकर के 1803 के पीरियड में छोटी होल्डिंग्स यानी कि जमीन के छोटे टुकड़े गायब होने लगे, और बड़े होल्डिंग्स कॉमन होती चली गई। ठीक है, नॉन कल्टिवेटिंग नॉन कल्टिवेटिंग एलिट्स में जो है मिलिट्री ऑफिसर्स, देशमुख जो कि जागीरदार होते थे, लैंड होल्डर्स होते थे, और फाइनेंसियर्स जिनको साहूकार बोला जाता था, वो सभी आते थे। और ये सभी जो है सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता था उसको डोमिनेट करते थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो को। ये करते बल्कि रिसोर्सेज को अलग ढंग से यूज़ करते थे। अब मोनेटाइजेशन एंड लोकल मार्केट्स में देख लेते हैं, तो पैसा और मार्केट का मतलब क्या सिस्टम था इसके बारे में। तो कैश क्रॉप्स जो है, पैसे के लिए उगाई जाने वाली जो फसलें होती है ना, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते थे, इन सभी का जो है बहुत चलन था। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार जैसे एरियाज में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस उधार जो सिस्टम थे, वो बहुत एक्टिव थे, जिसमें पीजेंट्स, ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स के बीच में जो है कॉमन लोन जो है उनको दिया जाता था। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जिसमें लिखित में जो है लिया जाता था कि इस बात का सबूत है कि कॉमन लोग भी काफ़ी जो है एटलीस्ट फाइनेंशियली और लिटरेसी थी उनके पास, जो है वो लिख पढ़ सकते थे और कैलकुलेशंस जानते थे, और फाइनेंशियली अवेयर भी थे थोड़े बहुत। ओके, डेली वेज लेबर और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी कैश पेमेंट होती थी। तो एक तरह से मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थी वहाँ पे, ये शो करता है। मिंट्स यानी कि सिक्का जो ढालने वाली जगह होती है ना, जिसमें जिसको मिंट बोला जाता है। आज के टाइम में भारत के पास 4 मिंट है। सिर्फ सिटीज़ में मिंट होती थी, सिटीज़ में नहीं होती थी, बल्कि बड़े नॉबल्स के स्टेट में भी मिंट होती थी, यानी कि नॉबल्स खुद भी सिक्का बना। अब अलग-अलग जो पावर्स थे उनके साथ क्या रिलेशन थे, तो बांग्लादेश और उड़ीसा के साथ क्या रिलेशन थे। तो 1743 में पेशवा ने बंगाल से चौथ लेने का वादा किया, और बदले में उन्होंने उनकी हेल्प की अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर शाहू ने बंगाल की रेवेन्यू वसूलने का काम जो है राघुजी भोसले को दे दिया। 1751 में बंगाल के नवाब ने मराठा रेड्स से बचने के लिए सालाना 12 लाख देना मंजूर किया। ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी था, और ये दर्शाता है कि मराठास का कितना दबदबा था वहाँ पे, कि उड़ीसा और बंगाल जैसे जगहों पे भी वो लोग इतना इन्फ्लुएंस फैलाए हुए थे अपना। ओके, अब हैदराबाद का देख लेते हैं। तो निज़ामुल मुल्क ने शुरुआत में मराठास को जो है रेजिस्ट किया, लेकिन 1728 में पलकड़ की लड़ाई के बाद जो है पेशवा बाजीराव ने उनकी अच्छी तरह से उनको मतलब बहुत हराया उनको। और 1752 में एक और कॉन्फ्लिक्ट के बाद मराठास ने निज़ाम से वेस्टर्न बेरार का एरिया हासिल कर लिया, और बेसिकली वहाँ उनको जो है कॉन्क्वेयर ही कर।
अब मैसूर के बारे में देख लेते हैं। तो 1726 में मैसूर से ट्रिब्यूट वसूल करना चालू किया इन्होंने, और हैदर अली के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और मराठास ने उनको 1764 से 1765 और 1759 से 72 में हराया। फिर 1776 के बाद हैदर अली ने मराठा एरिया पर अटैक किया, और 1780 में दोनों ग्रुप्स ने ब्रीफली मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अलायंस बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए। ओके, फिर राजस्थान और मुगल्स के बारे में देख लेते हैं। तो राजपूत स्टेट जो होते थे वो मराठास को चौथ देते थे, और उनकी अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी जो सेल्फ रूल होती थी वो मेंटेन करके रखते थे। वो बस राजपूत मराठास को चौथ दे देते थे, सो दे डोंट गेट प्लंडर्ड। पानीपत की जो लड़ाई थी 1761 में, उसके हार के बाद सिंधिया ने दोबारा से राजस्थान में मराठा इन्फ्लुएंस को रिवाइव किया, और मुगल बादशाह खुद मराठा पर डिपेंड हो गए थे। 1752 में मराठास को अजमेर, आगरा, पंजाब का कंट्रोल मिल गया, और 1784 में सिंधिया को दिल्ली का मैनेजमेंट संभालने का काम दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब देखते हैं। तो 1739 में मराठास ने बेसैन या वसाई कैप्चर कर लिया, जिसको ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स जो है, जिसकी वजह से काफ़ी हड़ लाइक अलार्म्ड हो गए, और उन्होंने मराठास को एक सीरियस थ्रेट के तौर पे देखना चालू कर लिया। कंपनी ने ट्रेड करने के लिए मराठास से साथ ट्रीटी साइन की, और 1717 के दौरान 1770 में उन्होंने पेशवा के कोर्ट में सरदार में फैक्शनलिज्म यानी कि मतभेद या फूट डाल दी, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस जो फूट थी, मतभेद था, इसका फ़ायदा उठाया, और सब कुछ 19 सेंचुरी में कंपनी ने टोटल डोमिनेशन हासिल कर लिया, और उसके बाद जो है मराठास का कोलैप्स। अब समरी देख लेते हैं यूनिट 16 की। ये वीडियो बहुत लंबा खींच गया है। मराठा स्टेट जो था सिस्टम, ये बिल्कुल अनार्किक या डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ये डीपली स्ट्रक्चर्ड था। इसकी खास फीचर्स ये थी कि यहाँ पे कॉन्फेडरेसी थी, यानी कि पावर जो है जहांगीरदास के बीच में बटी हुई थी, और वो एक दूसरे को लाइक रिपोर्ट करते थे और चेक्स एंड बैलेंसेस में रखते थे, और पावर को डिवाइड करके रखते थे। ड्यूअल अथॉरिटी थी, किंग यानी कि जो छत्रपति होते थे वो, और पेशवा जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे छत्रपति के, उनके बीच में जो है अच्छे से जो है पावर बटा हुआ था, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और लाइक वो राजाओं के लिए काम करते थे, पर वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी तरह से डेवलप्ड थी। रेवेन्यू इनोवेशंस होते थे, जैसे कि तनख्वाह और कमाल सेटलमेंट्स, और ये जो प्रोविजंस लाए गए थे टू मोटिवेट न्यू फार्मर्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, वहाँ पे मोनेटाइजेशन और क्रेडिट सिस्टम जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था। कॉम्प्लेक्स रिलेशंस थे उनके मुगल्स, मैसूर, ब्रिटिश जैसे पावर्स के साथ। इन सब के बावजूद भी मराठास ने अर्ली मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, और फुल कॉलोनियल कंट्रोल को भी काफ़ी टाइम तक उन्होंने चैलेंज किया और डिले करके रखा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द ठीक है, मराठास का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मराठास की इमरजेंस कैसे हुई, इसके बारे बैकग्राउंड के बारे में, जो कि मैंने यूनिट 16 में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वो यहाँ पे भी हम फिर से देखेंगे। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू की जियोग्राफी में क्या होता है कि नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस आ जाती हैं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। नॉर्दर्न पावर्स जैसे कि मुगल्स के लिए इस एरिया पर पूरा कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से मिड 16 टू 18 सेंचुरी में मराठास इस एरिया को बहुत डोमिनेट कर पाए, और पहले उन्होंने डेक्कन सल्तनत से कॉन्फ्लिक्ट किया, फिर मुगल से। ये यूनिट स्पेसिफिकली जो शिवाजी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उसके बारे में इन डिटेल। ओके, तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मराठा राइज। अगेन हियर वी आर एट थियोरेटिकल पार्ट, जहाँ पे हम देखते हैं तो कई सारे हिस्टोरियंस ने जो है अपने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे कि ग्रांट डफ का कहना है कि मराठास इमर्ज लाइक अ वाइल्ड फायर इन द फॉरेस्ट्स ऑफ सह्याद्री। उनका कहना है कि मराठास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, और लाइक उन्होंने बहुत ही रैपिडली राइज किया। ओके, एमजी रनाडे का कहना है कि ये एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल था बेसिकली, जहाँ पे हिंदूज ने एक तरह से फॉरेन दिखने वाले लाइक इंडो मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ रिबेलियन किया। ठीक है, जदुनाथ सरकार और जीएस सरदेसी ने हिंदू रिएक्शन
पर ज़्यादा फोकस किया। उनका कहना था कि ये जो औरंगज़ेब की रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी थी, हिंदूज़ के प्रति उनका जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था, उसके खिलाफ जो है हिंदूज़ का रिएक्शन था कि मराठा एम्पायर इमरजेंस में आया। ओके, उसके बाद सतीश चंद्रा का कहना है कि वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से मराठास का राइज हुआ, जहाँ पे कि देखते हैं कि पीजेंट्स के अंदर काफ़ी अनरेस्ट था, वहाँ की ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी और वहाँ पे इकोनॉमिक जो सिचुएशंस थी उसकी वजह से पीजेंट्स जो है अपने हक में बोलने वाले मराठा चीफ्स को, मराठा जागीरदार्स को जो है सपोर्ट कर रहे थे और एक तरह से वो लोग एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने मराठास के खिलाफ एक्शन लेना चालू किया। इरफान हबीब कहते हैं कि पीजेंट डिस्कॉन्टेंट और एंटी इंटरमीडिएटरी सेंटिमेंट्स जो थे लोगों के अंदर, उसका रिजल्ट था कि मराठास राइज कर पाए। उनका कहना था कि जो जमीन जागीरदार या जमींदार होते थे वो बहुत ही हाई टैक्सेशन लाइक रूल्स लगाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे बेसिकली, तो उसकी वजह से पीजेंट्स जो है काफ़ी रिबेलियस थे और बेसिकली देखते जाए तो मराठा जो एम्पायर के मेन अर्ली टाइम में जो मेन प्लेयर्स थे वो ज़्यादातर पीजेंट कम्युनिटी से आते थे। ओके, अब शिवाजी को ने जो है पावरफुल देशमुख यानी कि लोकल जो चीफ्स होते थे उनको उनका पावर कम किया, जिससे छोटे लैंडलॉर्ड्स और कॉमन लोग जैसे कि कुनबीज, ये पीजेंट्स होते थे, और कोलीज ट्राइबल कम्युनिटी को जो है फायदा हो और वो उनके साथ जुड़ सके। ठीक है, ये राइस प्योरली जो है रिलीजियस नहीं थी। मराठास पहले मुस्लिम कोर्ट जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके थे। तो इससे ये दिखता है कि वो पॉलिटिकल जो है एक तरह से प्रैक्टिकली पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे थे और ये एक तरह से रिलीजियस मूवमेंट नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट जैसे कि तुकाराम और एकनाथ जैसे लोग भी थे उस टाइम पे, और महाराष्ट्र धर्मा ने एक इगैलिटेरियन या इक्वल वैल्यूज में बिलीव करने वाली सोच को प्रमोट किया, जिससे कल्चरल कंसोलिडेशन में भी हेल्प मिली। तो शाहजी, द फादर ऑफ शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। तो शाहजी और मालोजी भोसले, ये मालोजी भोसले के बेटे थे शाहजी। इन्होंने अपना करियर अहमदनगर सल्तनत की सर्विस में शुरू किया, फिर वो मुगल सर्विस में चले गए और फिर बीजापुर सल्तनत में स्विच किया। और ओके, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट टेरिटरीज को कंट्रोल भी किया। बीजापुरी जनरल रंदौला खान के अंडर में कर्नाटका में उनकी सर्विस ने साउथ में मराठा मिलिट्री प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया। शाहजी के एक्शंस ने ही शिवाजी के लिए फाउंडेशन तैयार किया। ओके, अब शिवाजी द आर्किटेक्ट ऑफ मराठा पावर, द मेकर ऑफ द मराठा एम्पायर, इनका अर्ली लाइफ और इनिशियल कॉन्क्वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ शिवनेरी फोर्ट में और उनकी माँ जीजाबाई थी, उनके गार्डियन दादाजी कोंडाव थे। ओके, इन लोगों ने इनकी परवरिश की। उनकी दोस्ती जेधे नायक और बंडल नायक से थी, जो कि यंग लीडर्स थे उनकी तरह ही। बाद में इनको मिलिट्री में भी उन्होंने सपोर्ट किया। 1647 के बाद उन्होंने पूना को संभाला और उन एरियाज को वापस हासिल करने की कोशिश की जहाँ पे शाहजी ने सरेंडर किया हुआ था पहले के टाइम पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट अर्ली कन्क्वेस्टर्स में पुरंदर 1648, जावली 1656, कल्याण, भिवंडी, महौली 1658, ये सभी शिवाजी वर्सेस मुगल्स एंड बीजापुर। तो 1659 में उन्होंने बीजापुर के जनरल अफजल खान को मार डाला और पनहाल फोर्ट को ब्रीफली कैप्चर भी कर लिया। 1663 में उन्होंने शाइस्ता खान के कैंप में पुणे में रेड करा और उन्होंने कैंप में घुस करके शाइस्ता खान को भागने पर मजबूर कर दिया। 1664 में सूरत पोर्ट को लूट लिया, जो मुगल एम्पायर का एक बहुत अमीर ट्रेडिंग सेंटर था। इससे मुगल शॉक में चले गए और 1665 में बेसिकली जय सिंह ने बहुत एफर्ट मार के शिवाजी को कैप्चर भी कर लिया, जहाँ पे उसके बाद शिवाजी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर करनी पड़ी और 23 फोर्ट्स को सरेंडर करना पड़ा, जिसकी वजह से शिवाजी बहुत ह्यूमिलिएट भी हुए और उनको कैप्टिविटी में रखा गया। 1666 में वो जो है वहाँ से भाग खड़े हुए, अपने कैद से भाग खड़े हुए और अपनी इंडिपेंडेंस पाली। उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो है रेजिस्टेंस जो था मुगल एम्पायर के अगेंस्ट उसको रखा।
मराठा कंसोलिडेशन टिल शिवाजीज डेथ। तो शिवाजी की जो फाइनल अचीवमेंट्स थी वो थी कि आगरा से भागकर उन्होंने आगरा से भाग के जब आए वो 1666 में, तो उसके बाद उन्होंने अपने सरेंडर किए गए फोर्ट्स को दोबारा हासिल कर लिया और 1670 में सूरत को दोबारा से उन्होंने लूटा। ओके, उन्होंने मुगल्स को इंटरनली मतलब मुगल्स के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, बीजापुर की जो इंटरनल वीकनेस थी, वो सभी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अपने फेवर के लिए यूज किया। 1674 में उनकी ग्रैंड कोरोनेशन की गई, जिसको राज्याभिषेक बोला जाता है। और उसके बाद इस सेरेमनी के बाद उनको जो है एक तरह से छत्रपति का दर्जा मिल गया। उनकी सक्सेस की वजह मिलिट्री प्रोवेस, स्मार्ट डिप्लोमेसी और गोरिल्ला वॉरफेयर ये सभी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय लीनियज को जो है एक तरह से क्लेम किया कि वो सूर्यवंशी क्षत्रिय लीनियज से आते हैं और कल्चरल लेजिटिमेसी भी उनको मिली। ओके, मुगल मराठा रिलेशंस देख लेते हैं। तो इसके 4 फेजेस आते हैं, जिसमें पहले फेज में तो 1615 से लेकर के 64 तक शाहजी और शिवाजी के अर्ली टाइम्स में उन्होंने मुगल्स से पीसफुल एक तरह से रिलेशन बना के रखा, जिसमें उन्होंने मुगल्स के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया, लूटपाट की और ज़्यादा मतलब डायरेक्ट इन्वेजन्स नहीं किए। 1664 से 1607 तक मुगल्स जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे बिकॉज ऑफ शिवाजी रेड्स एंड लूट्स। तो उन्होंने दक्कन के काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ जैसे कि बीजापुर के साथ मिलकर के एक तरह से अलायंस बनाया और मराठास के खिलाफ उन्होंने जंग की। 1667 और 80 के दौरान शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, मराठास का अग्रेशन और बढ़ा, उनका एक्सपेंशन बढ़ा और मराठास की पावर भी बढ़ती गई। 1680 और 1707 के बीच में क्या हुआ कि औरंगजेब ने दक्कन में बहुत सारे अपने कैंपेन्स चलाए। ही वॉज टारगेटिंग मराठास और उसके बाद जो है मराठास उस वक्त में मराठास को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़े एंड इट डिडंट हैव दैट पावरफुल लीडर्स लाइक शिवाजी और बाजीराव। तो ये एक मिडिल फेज है जहाँ पे मराठास का टाइम बहुत ही डार्क चल रहा था एंड दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बट दे स्टिल पुश्ड थ्रू एंड दे सर्वाइव्ड इट। ठीक है, तो शिवाजी ने मुगल पॉलिटिक्स को क्लेवरली नेविगेट किया, लेकिन औरंगजेब और कोर्ट ट्राइवलरीज की चैलेंजेस जो है उनको मिलते रहते थे। 1680 में शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे संभाजी और उनके बाद राजा राव के बीच सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे मराठा यूनिटी वीक हो गई। पहले संभाजी ने रूल किया, उसके बाद फिर राजा राम ने भी रूल किया और उनकी वाइफ उनके डेथ के बाद उनकी वाइफ ताराबाई ने भी रूल किया। ठीक है, तो मुगल्स ने बीजापुर के साथ 1686 में और गोलकोंडा को जो है 1687 में एनेक्स कर लिया था। इसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है काफ़ी स्ट्रेच हो गया था उस एरिया में और मुगल्स ने संभाजी को 1689 में एग्जीक्यूट। ठीक है, और लेकिन इस एग्जीक्यूशन के बाद भी मराठा एक रेजिस्टेंस कम नहीं हुई, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे और राजा राम जो है मुगल कैप्टिविटी से आज़ाद हो गए थे और उन्होंने जब उनको छत्रपति बना दिया गया तो ही ऑल्सो स्टार्टेड रेडिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट मुगल्स। ठीक है, औरंगजेब की 1707 में डेथ हो गई और उसकी वजह से मुगल डेक्कन कैंपेन भी फेल हो गया और उस टाइम तक मराठास को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्होंने हासिल कर ली थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और आगे अपना राइज के लिए भी उनका बेस फुली मजबूत हो गया था। ठीक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या अष्ट्र प्रधान का जो सिस्टम है वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 8 मिनिस्टर का एक काउंसिल होता था, जिसमें पहले तो आते थे पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके पास सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी होती थी, सिविल अफेयर्स देखते थे और मिलिट्री कैंपेन्स देखते थे। मजूमदार को ऑडिटर बोला जाता था और वो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सभी मामलों को देखते थे। वकील्स या इनको जो है चैम्बरलिन होते थे ये, और ये किंग के प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज करते थे। फॉरेन सेक्रेटरी को दबीर कहा जाता था और सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को का काम जो है सुरनीस करते थे। ओके, पंडित राव जो होते थे वो एक तरह से स्पिरिट वो रिलीजियस अफेयर्स उनके वो हैंडल करते थे। सेनापति कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री होता था और न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता था मराठा एम्पायर के अंडर में।
और वो छत्रपति के साथ वो ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता था। अब ये जो है आठों प्रधान, 8 प्रधान, इनके पास जो है, इन सभी के पास 8 सबॉर्डिनेट्स होते थे। इन 8 सबॉर्डिनेट्स में दीवान, फड़नीस, सबनीस, चिटनीस, करखानीस, पॉटनीस, जामदार, मजूमदार, ये सभी आते थे। ओके, शुरुआत में ये पोस्ट नॉन हेरिडिटेरी थे, बाप से बेटे को नहीं मिलते थे, और ऑफिसर्स को सैलरी मिलती थी, जागीर नहीं। इससे सेंट्रलाइज जो कंट्रोल था ना वो स्ट्रॉन्ग था, और ऑफिसर्स जो है काफी लॉयल रहते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 लेवल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया था। प्रोविंस, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे। प्रोविंस को प्रांत बोला जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट को तर्फ, और विलेज को मौजा। अब प्रोविंशियल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते थे वो सूबेदार और करूम होते थे। तर्फ यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हवलदार और परी पत्यार पत्यागार होते थे, परी पत्यागार। ओके, विलेज लेवल पे पाटिल हेडमैन होता था और कुलकर्णी रिकॉर्ड कीपर होता था। ओके, तो ये जो सिस्टम था ये डेक्कन सल्तनत से अडॉप्ट किया गया था, और ऑफिसर्स लॉ मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। शुरू में ये जो है ऑफिसर्स को किंग को अपॉइंट करना पड़ता था, बट आगे चल करके ये जो पोस्ट होती थी ये सब हेरिडिटेरी। फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होता है। शिवाजी के पास लगभग 250 फोर्ट थे। हर फोर्ट का मैनेजमेंट बहुत सिस्टमैटिक था। वहाँ पे एक हवलदार होते थे जो कि ओवरऑल इंचार्ज होता था। ये यूजुअली एक मराठा होता था, यानी कि मराठा हिंदू होता था। ओके, सबनीस ये मास्टर रोल्स को हैंडल करते थे, और यानी कि सिपाहियों की लिस्ट को जो है ये सिपाहियों को मेंटेन करते थे और कॉरेस्पॉन्डेंस संभालते थे। यूजुअली एक ब्राह्मण होता था। ओके, और सब सरनोबत गैरिसन सेना का कमांडर होता था ये। और स्मार्ट पॉलिसी यहाँ पे ये थी कि ये पोस्ट्स अलग अलग कास्ट को दी जाती थी ताकि कोई एक ग्रुप फोर्ट पर ज्यादा कंट्रोल ना पा सके। ये बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की स्मार्ट पॉलिसी थी। ओके, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं इन्फेंट्री और कैवलरी में। तो फौज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि इन्फेंट्री को बोलते हैं फुट सोल्जर्स। 9 सोल्जर्स को हेड करता था एक नायक। 5 नायक को एक हवलदार हेड करता था। 2 से 3 हवलदार को एक जुमलेदार हेड करता था, और 10 जुमलेदार को एक हजारी हेड करता था, और 7 हजारी को एक सरनोबत हैंडल करता था। ओके, तो ये हायरार्की डिसिप्लिन मेंटेन करती थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एक सरनोबत के अंदर 7 हजारी आते थे, एक हजारी के अंदर 10 जुमलेदार आते थे, एक जुमलेदार के अंदर 3 हवलदार आते थे, और एक हवलदार के अंदर 5 नायक, और एक नायक के अंदर 9 आदमी आते थे, इन्फेंट्री मैन। ओके, इसके बाद कैवलरी हॉर्स सोल्जर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के कैवलरी मैन होते थे। एक तो सिलदर, ओके, सिलदार, ये अपने घोड़े और वेपन्स खुद लेकर आते थे, जैसे आजकल कोई अपनी कार लेकर जॉब पर जाता है। और एक होते थे बारगीर, इनको स्टेट की तरफ से घोड़े और वेपन्स मिलते थे। इनका भी सिमिलर हायरार्की था, जहाँ 25 बारगीर एक हवलदार के अंडर रहता था, और अगर जुमला हजारी अ, उसके आगे जो है जुमला हजारी, आखिर में 5 हजारी एक सरनोबत के अंडर में रहते थे। ओके, तो आई होप यू, लेट्स मूव अहेड। नेवी एंड लॉजिस्टिक्स, जल और सेना का जो सप्लाई था उसका कैसे मैनेजमेंट होता था। शिवाजी एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी जिसमें लगभग 200 वेसल्स थे। इसमें कोली कम्युनिटी के लोगों का बहुत जो है योगदान रहता था, क्योंकि कोली एक फिशिंग कम्युनिटी होती थी ना। किस इसमें जो है 2 तरह की शिप्स का जो है टाइप था। एक तो घुरबाज घुराब सॉरी, ये गन बोट्स होती थी जो कि फाइटिंग के लिए यूज होती थी। वहाँ पे जो है इनके पास गन्स होते थे, आर्टिलरी होती थी। और गैली वंस, ये गैली वंस होती थी रोबोट्स, यानी कि इसमें 40-50 ओर्स होते थे, या चप्पा जो बोलते हैं ना, ओर्स होते थे, और ये रोबोट्स होती थी। अब ये नेवी यूरोपियन ट्रेडर्स को जो है काफी हैरास करती थी, लेकिन सिद्दीज जो अब्बासियन सोल्जर्स सेलर्स होते थे ना, उनका जो है जंजीरा में किला था। वो एक जंजीरा का किला, अगर यूट्यूब पे देखी जाओ तो एक पूरा आइलैंड फोर्ट है।
उसके उनका जो है वो आइलैंड फोर्ट के ऊपर जो है अब्बासियंस का कंट्रोल था, और उनकी सी पावर को जो है पूरी तरह से वो मेंटेन करते थे। उनको इतना ज़्यादा हैरास नहीं कर पाते थे। कौन? मराठा नेवी मैन। ओके। लॉजिस्टिक्स को लॉजिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं, तो ग्रेनरीज, रोड्स और वाटर सप्लाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया था, ताकि आर्मी इजीली मूव कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी ऑफ शिवाजी के बारे में देख लेते हैं, तो शिवाजी का जो प्रिंसिपल था वो बहुत ही बेसिक था। उनके रिफॉर्म्स का एम था कि फ्यूडल पावर जैसे कि देशमुख को कंट्रोल कर सके, वो उनको अंडर कंट्रोल रख सके, है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस में। सेंट्रल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना था, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना, ताकि जो है एनिमी जब सीज कर ले तो उनके पास ग्रेन्स की कमी ना हो। ठीक है। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट पर फोकस करते थे, जैसे कि खासकर शुरुआत में उन्होंने मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की थी, आगे चल करके भले ही काफ़ी सारी पोस्ट्स हेरिडिटेरी हो गई थी। रेवेन्यू असाइनमेंट्स जागीर देने से बचना चाहते थे, बल्कि ऑफिसर्स को कैश सैलरी देना पसंद करते थे। कौन? द शिवाजी। ठीक है। उनका मॉडल एक मिक्सचर था, मुगल सिस्टम, डेक्कन सल्तनत का सिस्टम और लोकल ट्रेडिशंस का। जैसे कि हमने वो लॉन्ग इवोल्यूशन प्रोसेस देखा था ना, सबसे आगे थियरी ऑफ द स्टेट में, तो उसके बारे में उससे ही रिलेट करके देख सकते। अब आ जाते हैं हम समरी पे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो हो गया ये। तो ओवरऑल समरी में देख लेते हैं कि मराठास पावर की जो फाउंडेशन थी वो एक एफिशिएंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी, जहाँ पे इन्फैंट्री, कैवलरी और नेवी का स्ट्रक्चर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था, और ही बहुत बहुत ही क्लीनली उसको मैनेज किया जाता था। रेवेन्यू स्ट्रक्चर जिसमें टंका और कमाल सिस्टम आता है, वो भी बहुत ही बैलेंस्ड और वेल मैनेज सिस्टम था। फ्लेक्सिबल प्रोविंशियल गवर्नेंस थी। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है काफ़ी इनोवेशन का यूज़ किया उन्होंने। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ कई सारे नए इनोवेशंस को मिक्स किया। उनके सक्सेसर जैसे कि उनके बेटे और आगे चल के पेशवाज ने सिस्टम को मॉडिफाई किया, पोस्ट्स को हेरिडिटरी बना दिया और डायरेक्ट कंट्रोल की जगह कॉन्फेडरेसी मॉडल को अपनाया। इस स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बेस की वजह से ही मराठा 18th सेंचुरी में एक पैन इंडिया पावर बन पाए। ओके, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप you have liked this video, and if you did, please like, share and subscribe. A lot of effort has gone into making this one video, and I hope it helps you.